हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज का सबसे बढ़िया टॉपिक लेके मैं चल रहा हूं, जिसको हम कहते हैं आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके हमें आज इनवर्स का अध्ययन करना है। तो इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो या कोई भी हो, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनवर्स फंक्शन कब डिफाइंड होता है। इसके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके पहले वीडियो मैंने डाला हुआ है जिसमें मैंने इनवर्स फंक्शन के लिए अलग से एक वीडियो डाला है। तो उसका अगर मैं छोटा सा भाग आपको बताऊं, क्योंकि पूरा वीडियो तो आप देखेंगे तभी पता आपको लगेगा। देखिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम कब ज्ञात कर सकते हैं, जब वो फंक्शन क्या हो, 1 हो, ऑन टू हो। जो आपने इनवर्स की परिभाषा पढ़ी थी वो देखिए क्या था। इफ़ एफ इज ए फंक्शन सच दैट ए टू बी, यदि कोई फलन है, फंक्शन है और वो ए से बी में परिभाषित है और ये फंक्शन है 1 ऑन टू, हिंदी में कहते हैं इसको एकैकी आच्छादक, या एक और इसके लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो है बाइजेक्टिव। तो यदि मान लीजिए कोई फंक्शन f है और वो फंक्शन a से b में है, शर्त यह है कि वो फंक्शन 1 ऑन टू होना चाहिए। तो जो f इनवर्स होता है वो सच दैट होता है b टू a, यानी f का जो इनवर्स होगा वो होगा b टू a। ये f इनवर्स कहलाता है, इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। अब जब आप फंक्शन f की बात करते हो ना, तो उसमें जो भी डोमेन होता है f इनवर्स के लिए वो रेंज बन जाता है, और जो f का रेंज होता है वो f इनवर्स के लिए क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। इनवर्स फंक्शन के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि f इनवर्स कब पॉसिबल है, तो आप कहते हो कि जब f 1 ऑन टू होगा तभी f इनवर्स आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तभी ज्ञात कर सकते हैं जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 ऑन टू हो। हमको मालूम है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा, साइन, कास, टैन, कॉट, कासेक, सेक, ये 6 पढ़े आपने। और आपको मालूम है कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो मैनी वन होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये निकला कि इनका इनवर्स निकल नहीं सकता, या अगर इनका इनवर्स निकलेगा तो क्या कुछ कंडीशन चेंज होंगी। तो देखिए, जब हमें किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स ज्ञात करना होता है तो चूँकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें मालूम है कि वो 1 ऑन टू नहीं है, वो मैनी वन है, इनटू है। तो हम करते क्या हैं कि सबसे पहले उस फंक्शन को हम 1 ऑन टू बनाते हैं। तो उसका एक लिमिटेड क्षेत्र होता है, लिमिटेड डोमेन होता है। उस डोमेन के अंदर हम देखते हैं कि कहाँ पर ये 1 ऑन टू है। जहाँ पर वो 1 ऑन टू होता है, केवल उसी प्रतिबंध के अंतर्गत हम उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, जैसे आपने y बराबर साइन x पढ़ा है, y बराबर साइन x, आप इसका ग्राफ देखिए। इसका ग्राफ भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, कोई फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर है, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आप देखे होंगे कि वो सब रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित हैं। अगर इसका ग्राफ बनाएं y बराबर साइन x का, तो ज़रा ग्राफ आप देखें। इसका ग्राफ आपको ध्यान होगा ऐसे ग्राफ होता है, ये इसी तरह ये ग्राफ इधर भी जाता है ऐसे, ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, है ना। इसी तरह यहाँ होता है माइनस पाई, और इसी तरह यहाँ होता है माइनस का कितना, 2 पाई, और ये इस तरह ग्राफ चला जाता है। इस ग्राफ में अगर आप देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें अगर मैं एक्स अक्ष के समांतर कोई एक रेखा खींच दूँ तो जो साइन एक्स का ग्राफ है वो कई जगह पे कट कर रहा है। जब कोई ग्राफ इस प्रकार हो
कि अगर हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचें और वो ग्राफ 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर कट जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, तो वो फंक्शन क्या होता है? मैनी वन होता है। अगर ये y बराबर साइन एक्स मैनी वन है तो इसका मतलब है कि इसका हम इन्वर्स फंक्शन नहीं निकाल सकते। हम इन्वर्स फंक्शन केवल उसी का निकाल सकते हैं जो फंक्शन 1 क्या हो, ऑन टू हो। तो किया क्या जाता है कि देखिए, जैसे ये आप भाग देखो, ये हो गया π/2, ध्यान से देखें, और ये हो गया माइनस का π/2। आपको मालूम है कि ग्राफ जो इसकी हाइट होती है वो साइन एक्स की हाइट कहाँ तक जाती है? y बराबर 1 तक जाती है। और जो इसका निम्नतम भाग होता है, सबसे लास्ट, वो क्या होता है? y बराबर -1। आपने पढ़ा है साइन एक्स -1 से +1 के बीच में लाइज करता है। हमने ये पढ़ा है कि साइन जो x होता है वो -1 से किसके बीच में होता है? +1 के बीच में। तो +1 से -1 या -1 से +1 के बीच में ये ग्राफ इस तरह जा रहा है। अब देखिए, चूँकि ग्राफ अनंत तक जा सकता है पॉजिटिव एक्स की तरफ और माइनस अनंत तक जा सकता है नेगेटिव एक्सिस की तरफ, इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन मैनी वन है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये फंक्शन पीरियाडिक है। ये देखिए, ये फंक्शन अगर यहाँ से चला ऐसे तो फिर यहाँ पर आया 2π पर, और देखिए 2π के बाद अगर देखो तो जिस तरह 0 से फंक्शन ऊपर जा रहा है उसी तरह अगर आप देखो तो 2π से भी फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो जब फंक्शन ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब है कि फंक्शन पीरियाडिक है, जिसका पीरियड कितना है? 2π, यानी 2π के बाद ये पीरियड 2π के बाद ये फंक्शन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इन्वर्स फंक्शन के लिए हम इस ग्राफ में से एक ऐसा क्षेत्र चुनेंगे जहाँ पे ये फंक्शन 1 भी हो और क्या हो? ऑन टू हो। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो -π/2, यहाँ से देखिए ज़रा इस ग्राफ को, और यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक ग्राफ चले आओ, ये देखें, यहाँ पर मैंने डबल लाइन किया, ये देखिए, तो -π/2 यहाँ से, और अगर इसके बीच में अगर आप देखो तो ये फंक्शन 1 भी है और ये फंक्शन क्या है? ऑन टू भी है। इसी तरह अगर आप इधर देखो, ये 3π/2 है। तो फंक्शन का ग्राफ अगर आप π/2 से 3π/2 के बीच में देखें, जो इतना ग्राफ बना हुआ है ये, तो ये भी फंक्शन 1 ऑन टू है। इसी तरह अगर आप -π/2 से चल करके और अगर ये आप 3π/2 पे आ जाओ, माइनस का 3π/2 पे आ जाओ, तो ये फंक्शन इतने से भी ये फंक्शन ये 1 ऑन टू है। यानी ये फंक्शन कई जगह पर आपको 1 ऑन टू मिलेगा। तो करते क्या हैं हम कि -π/2 से +π/2 के बीच का एरिया हम चुनते हैं। क्यों? क्योंकि जो π/2 से -π/2 के बीच का भाग है इसको हम कहते हैं मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब ये होता है कि सभी ब्रांचों में जो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट हो, आंकिक रूप से सबसे छोटा हो। तो जैसे मान लो तुम π/2 से 3π/2 लोगे तो देखो ये 3π/2 ये बड़ा मान मिल गया। अगर हम इधर आएँ तो -π/2 से -3π/2 पर अगर तुम चलो यहाँ तक आओ तो ये जो माइनस का 3π/2 है हमें न्यूमेरिकली देखना है, चिन्ह से मतलब नहीं है। तो देखिए ये 3π/2 ये भी बड़ा मान मिल गया। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम भाग लेते हैं साइन एक्स का जो ग्राफ है उसका हम भाग लेते हैं -π/2 से +π/2 के बीच में। तो याद रखो, जो साइन इनवर्स निकाला जाएगा उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मानी जाएगी वो -π/2 से +π/2 मानी जाएगी। इसी तरह अगर आप कास में देखो तो जो कास का ग्राफ है, मैं यहाँ पर अगर तुम्हें कास का ग्राफ दिखाऊं, ये कास एक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो कास एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो तो ऐसे होता है ये,
और ये इस तरह जाता है, यहाँ पर होता है 0, राइट है ना, और यहाँ पर क्या होता है पाई, 0 पर कितना, सॉरी यहाँ पर π/2 होता है, π/2 होता है, और ये फिर कितना होता है पाई। इसी तरह ये माइनस का π/2 होता है और फिर ये होता है -π। ये y बराबर cos x का मैंने ग्राफ बनाया। अब देखो, अगर मुझे cos का इन्वर्स चाहिए तो cos x का मुझे वो भाग लेना होगा जो फंक्शन 1/(1)(2) हो। तो अगर आप देखो यहाँ से लेकर के और इतना भाग देखो, ये भाग, ये तो देखिए ये भाग 1/(1)(2) है, क्योंकि ये ग्राफ का ऐसा भाग है कि इसमें अगर हम कोई समांतर रेखा खींचेंगे तो वो सिर्फ इसको एक जगह पे कट करेगा। आपको मालूम है कि इसका उच्चतम मान y बराबर 1 होता है, और ये भाग जो होगा ये नीचे कहाँ तक आएगा, y बराबर -1 तक, यानी cos x की भी रेंज होती है -1 से +1। इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो देखो, हम 0 से लेकर के cos x को पाई के बीच में, यानी 0 से पाई के बीच में हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम 0 से पाई के बीच में लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि -π/2 से पाई के बीच में क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं -π/2 से पाई के बीच में लेता हूं तो ये फंक्शन देखिए ये मैनी वन हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं x अक्ष के समांतर रेखा खींचूं तो ये ग्राफ को 2 जगह पे काटेगा, तो फंक्शन यहाँ पर ये मैनी वन हो जाएगा। और हम फंक्शन का इन्वर्स तभी निकालेंगे जब हम उसे 1/(1)(2) लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन 1/(1)(2) है। अब आपके विषय में आपके दिमाग में एक विचार और आया होगा कि फंक्शन यहाँ से भी तो लिया जा सकता था, ये यानी 0 से -π भी लिया जा सकता था, क्योंकि मैंने कहा न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है। तो ये 0 से पाई है तो ये भी 0 से तो पाई है। लेकिन देखिए, अगर न्यूमेरिकली समान मान आ जाएं, जैसे 0 से पाई यहाँ भी देखो आ रहा है और 0 से पाई यहाँ भी आ रहा है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो फिर अगर हमारे पास ये पोजीशन आ जाए कि मान दोनों बराबर हों, एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो नेगेटिव, तो हम सदैव पॉजिटिव की ओर चलते हैं। इसलिए अगर हम cos इन्वर्स को देखेंगे तो हम उसे सदैव लेंगे 0 से कहाँ तक, पाई तक। ये π/2 है, देखिए ये π/2 है, तो 0 से कहाँ लेंगे, पाई तक। तो इस प्रकार अगर आप देखें तो चाहे वो साइन इन्वर्स निकालें हम, चाहे वो cos इन्वर्स निकालें, चाहे हम tan इन्वर्स निकालें, ये सभी इन्वर्स तभी निकलेंगे जब हम उनका एक क्राइटेरिया निश्चित करेंगे जहां पर वो 1/(1)(2) होंगे। तो उस क्राइटेरिया के लिए मैं आपको एक बताता हूं यहाँ पर कि सबकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, यानी प्रिंसिपल इंटरवल सबका क्या होता है। तो अब आप हेडिंग डालें, और हेडिंग क्या आपको डालना है कि इंटरवल फॉर इन्वर्स फंक्शन, यानी प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है वो किस प्रकार हम जान पाएंगे। तो मेरी बात अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो चैप्टर है जो काफ़ी कठिन समझ में आता है, ये आपको बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप इन्वर्स फंक्शन पढ़ना तो उनके पढ़ने का एक क्रम बना लेना। क्रम कैसे, सबसे पहले आपको पढ़ना है, यानी सबसे पहले आपको जो लिखना है वो साइन इन्वर्स एक्स के लिए, फिर दूसरा आप मान के चलिए कि आपको cos इन्वर्स एक्स के लिए, ये एक मैं सीरीज बना दे रहा हूँ, क्रम बना दे रहा हूँ, बाकी आप किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसका बेनिफिट आपको इस सीरीज से मिलेगा। तीसरा आप ले लेंगे tan इन्वर्स एक्स के लिए, चौथा आपको लेना है cot इन्वर्स एक्स के लिए, जो पांचवा आपको लेना है वो cosec इन्वर्स एक्स के लिए लेना है, और जो छठवां आपको लेना है वो sec इन्वर्स एक्स के लिए लेना है। एक चीज़ आपको नोट करना है कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल इंटरवल फॉर इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, ये चीज़ आपको याद करना है। अब ध्यान से देखिएगा, जरा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये माइनस का π/2 है। इसको 3π/2 नहीं लिखेंगे, ये माइनस का π/2 है।
तो जो पहला है, जो तीसरा है और जो पांचवा है, ध्यान से सुनिएगा। साइन इनवर्स एक्स, तीसरा टेन इनवर्स एक्स और पांचवा कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सभी बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं कहाँ से कहाँ के बीच में, -π/2 टू π/2। याद रखना ये है इतना भाग, -π/2 से π/2 के बीच में ये तीनों वैल्यू, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो सदैव होगी -π/2 से +π/2 के बीच में। या तो वो फर्स्ट में होगा, अगर मैं इनका नाम दे दूं, फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो ध्यान रखेंगे, अभी मैं ग्राफ जब इनके बनाऊंगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ये तीनों जो इनवर्स फंक्शन हैं ये सदैव रहेंगे फर्स्ट और फोर्थ में, यानी -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करेंगे। और दूसरा ये ध्यान दीजिएगा कि जो बाकी तीन बचे हैं, देखिए ये है 0 और ये है पाई, ये π/2 था और ये माइनस का π/2 था। तो जो बाकी तीन बचे हैं ना, वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेंगे। यानी बचे कौन कौन से? दूसरा बचा देखिए कॉस इनवर्स एक्स, फिर है कॉट इनवर्स एक्स और लास्ट बचा सेक इनवर्स एक्स। ये सदैव बिलोंग्स करेंगे 0 टू पाई, यानी ये सदैव 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप साइन इनवर्स एक्स का कोई भी वैल्यू निकाल रहे हो, वो सदैव रहेगा -π/2 से π/2 के बीच में। ये बिल्कुल डेफिनिट है, ध्रुव सत्य है। बात समझ में आ गई? यानी एक तरह से हम इसकी रेंज कह सकते हैं इसको, साइन इनवर्स एक्स की रेंज इसके भीतर, या इसकी कोई वैल्यू होगी तो इसके अंदर। ये टोटल क्राइटेरिया इसका है। टेन इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 के बीच, कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई, कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई, सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका फोर्थ है। ये देखिए, तो इसका मतलब क्या, पाई से लेकर के और ये जो बीच का भाग यहाँ आया, क्या इस भाग में किसी इनवर्स का मान होता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं होता। यानी कि याद रखें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में इनवर्स कभी लाइज नहीं करता। ये बिल्कुल आप पक्का गांठ बांध लो। अगर साइन इनवर्स का ग्राफ बनाया जाए, इसका मतलब तो वो ग्राफ किसके बीच में होगा? तो आप कहेंगे -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। आपसे कहा जाए कॉट इनवर्स का ग्राफ किसके बीच में होगा? तो आप कहोगे कॉट इनवर्स का ग्राफ 0 और पाई के बीच में होगा। मैं आपको ग्राफ बना के इनके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ज़रा देखें यहाँ पर, ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, ग्राफ बनाने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये जो मैंने अभी आपको लिखाया है, ये आप ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब मैं आपको पहले तो अलग अलग ग्राफ बना के दिखाता हूँ, इसके बाद मैं आपको चारों के लिए एक ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप ग्राफ जान जाओगे। इधर सुनिए, जैसे हमें y बराबर साइन इनवर्स एक्स लिखना है, तो मैं पहला ग्राफ आपको बना करके दिखाने का प्रयास करता हूं। तो देखें इधर, जैसे मैंने कहा कि माना
साइन वाई और ये बराबर एक्स है, तो अगर आपने साइन वाई बराबर एक्स लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वाई आएगा वो बराबर आएगा साइन इनवर्स एक्स। याद रखें, ध्यान से सुनिएगा ज़रा, देखिए ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना, ये कोण होता है, याद रखें ये एंगल का मान है, यानी जो भी इनवर्स का जो भी वैल्यू आता है वो कोण मिलता है, हमको कोण मिलता है, एंगल मिलता है। बात समझ आ गई ना। जैसे साइन वाई बराबर एक्स, तो जब साइन वाई बराबर एक्स किया तो ये हमको एक वैल्यू मिलती है, एक मान हमको मिलता है कोई। लेकिन जब हम y बराबर साइन इनवर्स एक्स कहते हैं तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये एक हमको एंगल मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि साइन इनवर्स एक्स को अगर आप और हायर क्लास में देखेंगे तो इसको आर्क साइन एक्स भी लिख दिया जाता है, आर्क साइन एक्स। आर्क साइन एक्स का मतलब साइन का इनवर्स, तो कहीं कहीं ये लिखा मिल जाएगा, IIT JEE मेंस वगैरह में आपको परीक्षा में आर्क लिखा मिल जाएगा, और इंटर तक तो आपको यही मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया आपको कि अगर आप मान लो कि साइन वाई बराबर एक्स है तो वाई बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ज़रा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स सदैव -π/2 से किसके बीच में रहेगा, +π/2 के बीच में रहेगा। इसके पहले मैं आपको नोट करा चुका हूँ। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो जो इसका रेंज होगा वो +π/2 से, अगर ये +π/2 है y बराबर और ये है -π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। याद रखना ये कौन सी वैल्यू है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर हायर क्लास में जाएंगे तो π/2 से 3π/2 पर भी साइन इनवर्स हो सकता है, -π/2 से -3π/2 पर भी साइन इनवर्स हो सकता है। लेकिन जो आप इंटरमीडिएट स्तर तक अगर आप देखें तो इसका क्राइटेरिया, इसका जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और देखो ये मूल बिंदु है, यानी यहाँ पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर यहाँ से मैं निकाल करके भी बताऊँ आपको तो देखो ज़रा, ये साइन वाई किसके बराबर है, एक्स के। साइन वाई का मतलब आप ये मान के चलो कि साइन है, और साइन का जो रेंज होता है, साइन सदैव किसके बीच में होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। तो हम जानते हैं कि साइन वाई -1 से +1 के बीच में होता है, मगर ये साइन है किसके बराबर, एक्स के। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स के बीच में। अब देखो y बराबर क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स, और x साइन इनवर्स एक्स में x डोमेन है। आपको मालूम है कि किसी फंक्शन को अगर आप लिखते हो तो उसमें जिसके लिए फंक्शन परिभाषित है, जिस मान के लिए जो वेरिएबल है x, वही डोमेन कहलाता है। तो देखो यहाँ पर जो डोमेन बनी वो -1 से क्या बन गई, +1, राइट। अब देखो ज़रा ध्यान से अगर आप, तो अगर मैं आपसे कह दूं कि यदि मैंने x बराबर -1 लिया, ध्यान से देखें, यदि x बराबर मैं -1 ले लूं तो याद रखो कि -1 यहाँ कब आएगा, किस साइन का मान -1 होता है, तो आप कहोगे कि साइन -π/2 का मान -1 होगा, राइट है ना, -1 होगा। क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है तो साइन -90 का मान -1 लेंगे हम। बात समझ में आ गई। आप कहोगे इसके मान तो बहुत होते हैं, जैसे साइन 90 का मान 1 होता है तो साइन 270 का मान भी 1 होता है। लेकिन मैं तुमसे पहले भी बता चुका हूँ कि हम उस इंटरवल में से हमने क्या लिया, प्रिंसिपल वैल्यू लिया। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट सबसे छोटा मान। तो आप याद रखें कि अगर आप साइन x को यहाँ -1 रख दें तो y का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके साइन का मान -1 होता है, तो इसका मतलब y बराबर हो जाएगा -π/2। और इसी तरह अगर हम यहाँ 1 रख दें, x का मान 1 रख दें, तो किस साइन का मान 1 होता है, तो आप कहोगे साइन π/2 का, यानी y बराबर क्या हो गया, π/2। इसका मतलब y हो गया -π/2 से किसके बीच में, π/2 में। यानी हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू होगी
-π/2 से +π/2 के बीच में, और ये रेंज हो गई। x का मान हो गया डोमेन। इसका मतलब देखिए जो डोमेन हो गया वो बराबर हो गया -1 से +1, और जो रेंज हो गई वो हो गई बराबर -π/2 से +π/2। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ -π/2 से +π/2 के बीच में बनाना है और -1 से +1 की चौड़ाई के बीच में बनाना है। तो अगर हम इसको कह दें कि ये x बराबर 1 है और इधर हम ले लें x बराबर -1, तो देखिए ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और ग्राफ यहाँ पर ख़त्म होगा। तो इस प्रकार देखिए ये साइन इनवर्स x का क्या बन गया ग्राफ, ये साइन इनवर्स x का क्या बन गया ग्राफ। इस ग्राफ में अगर आप देखो तो जो डोमेन है ये डोमेन हो गई, ये -1 से +1 डोमेन हो गई, और जो रेंज हो गई वो हो गई कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। ये आपके सामने डोमेन लिखी है और ये आपके सामने क्या लिखी है, रेंज लिखी है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह हम ग्राफ बनाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ग्राफ बनाने का तरीका है इसका वो है 2 प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। मैं ग्राफ बनाने की ट्रिक अभी आपको थोड़ी देर बाद बता रहा हूं। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने अब cos x का बनाना है हमको, तो जरा cos, अब देखिए ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बाएं से दाएं अगर आप ऐसे जा रहे हो और फंक्शन अगर ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, बायां इधर है दायां इधर है, तो बाएं से दाएं पे जाएं तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और इंक्रीजिंग फंक्शन साइन इनवर्स हो गया। वैसे भी आपको मालूम है कि साइन x में अगर वैल्यू बढ़ाओ, यानी को देखिए जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, तो जैसे जैसे आप कोणों के मान बढ़ा रहे हो तो आप देख रहे हो वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई। अब देखो अगर हम आपसे कहें कि चलो हम cos इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं, तो आइए मैं आपको cos इनवर्स x का ग्राफ बता देता हूं कि कैसे बनाएंगे हम, समझिएगा उसको ध्यान से। इसके बाद आप याद रखिएगा, इसको बंद मत करना बीच में देखना, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि वो ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इधर अगर मैंने कहा कि माना साइन y तो हो गया, दूसरा मैं ले रहा हूं यदि मैंने कहा कि cos y और ये बराबर है x के, तो अगर मैंने cos y को x कहा तो आप निश्चित तौर पे यहाँ से y बराबर क्या बोलोगे, cos इनवर्स x। अब देखिए मैंने इसके पहले शुरुआत में आपको बताया था कि cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो 0 से क्या होगी, पाई होगी। तो देखिए अगर आप ये x एक्सिस बना रहे हो, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये 0 यहाँ पर होगा, और मान लीजिए ये पाई है, यहाँ पर आपने कहा कि ये पाई है, पाई y बराबर पाई, यानी ये बिंदु अगर लिखोगे तो 0 पाई लिखोगे, 0 पाई, तो ये पॉइंट 0 पाई हो गया। तो ये रेखा हो गई 0 से पाई, x अक्ष के समांतर रेखा आपको खींचना है, ध्यान रखेंगे लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना होने पाए। ये हो गई। तो बताओ इनके बीच वाला बिंदु क्या होगा, इसके बीच बिंदु जो मिलेगा वो 0 और π/2 मिलेगा, राइट है ना। ये रेखा 0 से π/2 की हो जाएगी, ऐसे जनरली तौर पे मैंने खींच दिया। अब देखो इधर ध्यान से, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ cos थीटा या cos y किसके बीच में रहता है, यानी इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान कितना होता है, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो cos और sin दोनों हैं वो -1 से +1 के बीच में बिलोंग करते हैं, राइट है ना। मगर cos y किसके बराबर है, x के, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो x होगा वो -1 से +1 के बीच में होगा। इसका मतलब cos इनवर्स x, तो x डोमेन कहलाती है और x की वैल्यू आई -1 से +1 के बीच में, यानी कि अगर मैं इसे प्लस कह दूं और इसे -1 कह दूं, ये +1 और ये -1, तो जो cos x का ग्राफ होगा
वो सदैव -1 से +1 के बीच में होगा, न इसके इधर जा सकता है और ना वो इसके इधर आ सकता है। ये डोमेन इसकी फिक्स हो गई। अब देखो, अब हम सोचें अगर कि यदि मैंने कहा कि x बराबर -1 है, यहाँ पर मैंने लिया, तो अगर x बराबर -1 है तो आपको सोचना है अब कि तो फिर y की वैल्यू क्या होगी। अगर x बराबर यहाँ -1 रख दें तो ऐसा काश का कौन सा मान है, ऐसा काश का कौन सा कोण हम यहाँ रखें कि उसका मान -1 आ जाए, तो आप कहोगे कि पाई रख दो। आप क्या रख दो? पाई। बात समझ में आ गई ना? तो अगर आप कह दोगे कि पाई रख दोगे तो काश, देखो जीरो का मान कितना होता है, काश जीरो का मान क्या होता है? 1, और काश पाई का मान क्या होता है? -1। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि अगर आप x बराबर 1 रखो तो किस काश में यहाँ हम कौन सा y का मान रखें कि 1 आ जाए, तो आप कह दो y बराबर 0 रख दो। तो काश जीरो का मान, काश 0, y बराबर यहाँ 0 रखा तो काश 0 का मान कितना आएगा? 1। ये देखिए 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू जो होगी वो 0 से कहाँ होगी? पाई। यानी हम ये कह सकते हैं कि y बिलोंग्स करेगा 0 से किसके बीच में? पाई के बीच में। और आपको याद होगा तो मैंने यही चीज़ प्रिंसिपल वैल्यू में सबसे शुरुआत में आपको बताई थी। इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमेन हो गया ये बराबर हो गया -1 से +1, और जो रेंज हो गया वो बराबर कहाँ से कहाँ हो गया? 0 से कितना? पाई। अब देखो जरा, ग्राफ बनाना है, ये -1 है, ये 0 है और ये +1 है। काश x एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। काश में जैसे जैसे तुम वैल्यू बढ़ाओ, कोण बढ़ाओ, तो वैल्यू घटा करती है। काश 0 का मान 1, काश 30 का मान √3/2, और काश जब 90 जाते हो तो वो 0 आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि काश इनवर्स का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कि काश इनवर्स का ग्राफ ये बनेगा। ये काश इनवर्स का ग्राफ, ये देखिए, ये देखिए, ये पाई है ना यहाँ, ये देखिए, ये पाई है। -1 डोमेन पर रेंज कितनी है? पाई। ये देखिए, -1 डोमेन है तो रेंज कितनी? पाई। और जब 1 है तो रेंज कितनी है? 0। ये देखिए, 1 पे 0 और -1 पे पाई। तो ये कहलाता है काश इनवर्स x का फंक्शन। अगर इसको कुछ पढ़ो तो ये फा के आकार का है। ये देखिए, फा के आकार का। तो अब मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ बताने जा रहा हूं, जो मैंने शुरुआत में आपको लिखाया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसकी कैसे है। वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आप ज़रा ध्यान से एक बार निकाल के पढ़िए और देखिएगा किस तरह बनाना है। तो मैं यहाँ पर 6 ग्राफ बनाने वाला हूँ और उनकी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, 2 तो मैंने आपको करके दिखाए, मैं 10 का भी ऐसे ही करके दिखा सकता हूँ। आप एक और देख लीजिए, देखना हो। चलिए मैं 10 का भी आपको दिखाता हूँ ग्राफ। देखिए, अब 10x का ग्राफ कैसे बना लेंगे हम। तो माना tan y बराबर x, देखो इधर, माना tan y बराबर x, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि y बराबर जो होगा वो होगा tan इनवर्स x। अब आप जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उस पर आप पहुँचो। tan इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसमें मैंने तुम्हें लिखाया था कि ये -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है। तो सबसे पहले आप इसकी रेंज बना लो, क्योंकि इसके आगे हमें जाना ही नहीं है। ये देखिए, ये हो गया -π/2 और ये ऊपर उसकी रेंज पहुंची +π/2। ये हो गया 0, ये हो गया 0 π/2 और ये हो गया 0 और -π/2, राइट है। अब देखो इधर, यदि मैं तुमसे कहूं कि tan जो है वो किसके किसके बीच में लाई करता है। tan x की जो वैल्यू, tan y की जो वैल्यू होती है
या tan का जो फंक्शन होता है वो किसके किसके बीच में रहता है, तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि tan का जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच में जाता है, अनंत से लेके नीचे अनंत तक जाता है। ये मैं लिखवा चुका हूँ आपको। तो अगर आप tan में देखो तो जो tan y है ना, ये बिलोंग्स करता है R में। जो tan y है ये बिलोंग्स करता है R में, इसका मतलब x बिलोंग्स करेगा R में। इसका मतलब जो डोमेन हो जाएगी tan इनवर्स की वो x से देखो यहाँ, और x कहाँ बिलोंग्स करती है, R में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा ना वो बराबर होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हो गया कि tan इनवर्स के जो ग्राफ है उसको हम इधर भी अनंत तक ले जा सकते हैं और इधर भी अनंत तक ला सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि tan y को मैं इनफाइनाइट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो y होगा वो टेंड कर जाएगा किधर की ओर, -π/2 की ओर। और अगर मैंने कहा कि मैं tan y को इनफाइनाइट की ओर ले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब y टेंड कर जाएगा +π/2 की ओर। देखिए tan 90 का मान अनंत होता है, लेकिन कोई वैल्यू कभी अनंत के बराबर कहाँ होती है, बराबर थोड़ी होती है, वो तो टेंड करती है। तो देखो, अगर जो है मैं यहाँ लिख दूँ कि tan y बराबर माइनस अनंत, तो किस tan का मान माइनस अनंत होता है, तो आप कहोगे tan -90 का। इसका मतलब y -90 यहाँ हो जाए, tan -90 बराबर माइनस अनंत। इसी तरह tan 90 बराबर प्लस अनंत। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी रेंज आ गई, रेंज ये डोमेन था, इसकी जो रेंज आ गई वो बराबर आ गई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और कौन सा इंटरवल, ओपन, क्लोज्ड इंटरवल नहीं होगा। तो देखिए इधर, इसका मतलब ग्राफ इधर से लेकर के, और tan 0 का मान क्या होता है, 0। तो जब tan 0 पे आओगे तो यहाँ रहोगे, इसका मतलब tan इनवर्स x का ग्राफ ये हो जाएगा। ये देखिए, माइनस अनंत से कहाँ जा रहा है, प्लस अनंत की ओर। तो बोलो ये किसके किसके बीच में है, -π/2 से +π/2 के बीच में। टच कर नहीं रहा, मतलब ओपन इंटरवल। और देखो ये इधर कहाँ तक जा रहा, अनंत तक। ये इधर कहाँ तक जा रहा, अनंत तक। तो डोमेन हो गई रियल नंबर, यानी डोमेन को हम लिख सकते हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत। मगर ऊंचाई देखो, रेंज ऊंचाई देखी जाती है, तो ऊंचाई गई π/2 तक मगर टच नहीं किया, नीचे गई -π/2 तक मगर टच नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज हो गई वो -∞ से +∞, ओपन इंटरवल तो इसमें होता ही होता है। ये 3 ग्राफ मैंने तुमको बताए। अब देखो, मैं तुमको 6 ग्राफ बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ, जिसे आप गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब हम इसकी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, करना क्या है जरा सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो जो मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो बताया है, तो अगर आप उसको देखो ज़रा एक बार फिर से, तो मैंने बताया है कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कासेक इनवर्स ये π/2 से -π/2 से +π/2 में बिलोंग करते हैं। लिख लिया है आपने। यानी देखो इधर ये मैंने बनाया, अब ध्यान से देखना आप, ये मैं पहला बना रहा हूँ, ये है y बराबर साइन इनवर्स x का। तो देखो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये हो गई -π/2 से, ये हो गई +π/2, ये हो गया 0, राइट। ये पहला हो गया। जो दूसरा था वो कास इनवर्स x का था, और देखो मैंने कहा था क्रम ध्यान रखना। तो दूसरा था कास इनवर्स x। कास इनवर्स x में मैंने आपसे ये कहा था कि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो आप ध्यान दो 0 से पाई होती है। तो देखो ये 0 से पाई होगा, तो ये बनाया मैंने, ये बनाया, और ये हो गई 0 से पाई, ये हो गया 0, और ये क्या हो गया पाई, ये है 0। तो 0 चाहे पूरी रेखा ही 0 है y बराबर, तो ये हो गया
राइट। अच्छा, ये दूसरा जो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ कास इनवर्स एक्स के लिए, समझते जाना। तीसरा मैंने कहा था कि हम बनाएंगे tan इनवर्स के लिए। तो देखें tan इनवर्स एक्स अगर y बराबर ले, यहाँ y बराबर आप लिख लीजिएगा, तो इसकी होती है फिर से क्या, -π/2 से +π/2। तो देखें इधर, ये -π/2 से ये +π/2 हो गया, ये -π/2 से ये +π/2 हो गया, ये बिंदु हो गया 0। अब देखो, जैसे मान लो तुमने इसको 0 से पाई बनाया है, तो इसमें अगर बीच का बिंदु लूँगा तो बीच वाला बिंदु आएगा क्या, ये 0 से π/2 आएगा। भाई 0 से पाई है तो ये π/2 आ जाएगा। ये तीसरा हो गया। चौथा मैंने कहा था कि काट इनवर्स एक्स लेना। तो चलिए चौथे को चलिए यहीं देख लीजिए। काट इनवर्स एक्स को मैंने कहा था ये 0 से पाई होता है। तो देखिएगा ज़रा, इसको 0 से पाई रखना है, तो ये 0 से पाई पहुंचाया, तो बीच में होगा π/2, यानी 0 π/2, ये हो गया 0 और ये हो गया पाई। बात समझिएगा। इसके बाद पाँचवा नंबर मैं यहाँ बना रहा हूँ, और पाँचवा मैंने कहा था कि कासेक इनवर्स एक्स का बनाना है। तो कासेक इनवर्स एक्स होता है -π/2 से +π/2। तो देखे ज़रा, ये हो गया -π/2 से ऊपर ले लिया +π/2, ये हो गया। और सबसे लास्ट में जो छठवां नंबर है, उसको मैंने कहा था तुम सेक इनवर्स एक्स रखना। तो सेक इनवर्स एक्स में हमें लेना है 0 से कितना, पाई। तो अब हम लेंगे 0 से पाई, तो ये हो गया 0 और ये हो गया पाई। जो बीच का बिंदु होगा ये वाला, ये होगा 0 से π/2, यानी 0 π/2 हो गया। ये बीच वाला 0 π/2 हो गया। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि किसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ये सब -π/2 से +π/2। देखिए, ये देखिए, सब -π/2 से +π/2। और दूसरा और चौथा और छठवां, ये सब 0 से पाई हैं। देख लीजिए, सब 0 से क्या हैं, पाई हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आओ तुम्हें बनाने का तरीका बताएं। सबसे पहले तुम इसको सोचो, कास इनवर्स एक्स को तो आपने हिंदी में फा पढ़ा है। तो अगर हम इसमें फा बना दे, देखिए कैसे, ये मैंने बनाया फा, ये याद रखें, ये x बराबर 1 हुआ और ये x बराबर -1 हुआ। 1 और -1 के अलावा कोई बिंदु ही नहीं है। ये देखिए, तो x बराबर -1 इधर, ये x बराबर -1 और ये x बराबर +1। तो अगर ये फा बना दीजिए तो ये बन गया कास इनवर्स एक्स का ग्राफ। फिर साइन इनवर्स एक्स में आओ, तो ये फा है यहाँ, तो यहाँ उल्टा फा बना दो, यानी यहाँ ऐसे उल्टा फा बना दो। ये देखिए, याद रखना, ये x बराबर -1 होगा और ये होगा x बराबर +1। तो देखिए, अब इसमें अगर आपसे कहा जाए डोमेन, तो -1 से +1, रेंज -π/2 से +π/2, यानी इसमें जो डोमेन हुआ वो हुआ -1 से +1, जो रेंज हुआ वो हुआ -π/2 से +π/2। यहाँ देखो, डोमेन -1 से +1, डोमेन में यूँ देखना है, तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। तो डोमेन -1 से +1 लिखते जाएं आप, रेंज 0 से पाई। ये देखिए, ये 0 है और ये पाई है, तो इसकी रेंज क्या हुई, 0 से पाई, वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब इसमें आपको क्या बनाना है, अभी हालांकि मैं tan इनवर्स एक्स का बता चुका हूँ आप, तो ज़रा आप गौर करो कि tan इनवर्स एक्स में अब आप देखिए, ये हो गया उल्टा फा, ये हो गया सीधा फा, और इसको बना दो तुम लेटा फा। ये यानी फा को लेटा दो, ऐसे लेटा फा, ये राइट। तो देखिए, ये इधर अनंत की ओर और इधर अनंत की ओर, यानी इसका जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर होगा। और देखो, ना तो ये इधर टच कर रहा और ना तो ये इधर टच कर रहा, यानी जो रेंज होगी वो रेंज होगी -π/2 से +π/2, मगर टच नहीं कर रहा तो ओपन इंटरवल
माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ध्यान रखना ये बीच वाली जरूर, जैसे 0 से पाई है तो 0 से पाई आप ले रहे हो तो पाई बाई टू कहाँ पर होगा ये ध्यान रखना। अब आगे काट इनवर्स एक्स में आ जाओ। काट इनवर्स एक्स में देखो 0 से पाई था तो ये बीच वाला मैंने पाई बाई टू ले लिया। अब देखो ये लेटा फा है तो इसको करना है आपको उतरता फा, उतरता हुआ फा। ये इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, यूँ जाएगा तो इधर अनंत की ओर जाएगा, इधर अनंत की ओर जाएगा। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि चढ़ता हुआ फा। tan x कैसा है? इंक्रीजिंग है। tan x में अगर कोण का मान बढ़ाओ तो tan x की वैल्यू बढ़ती है, तो ये इंक्रीजिंग है। बाएं से दाएं जाओगे तो इसको चढ़ाना है और इसको बाएं से दाएं जाओगे तो उतारना है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर से सुनो, ये बाएं से दाएं जाओगे तो चढ़ाना है और ये बाएं से दाएं जाओगे तो उतारना है। साइन एक्स एक कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ है। तो बाएं से दाएं जाओगे तो चढ़ाना है, कास एक्स इंक्रीजिंग है यानी घटता फलन है, तो ऐसे जाओगे तो इसको उतारना है। तो थोड़ा सा अगर आप इसका अभ्यास कर लें तो तुरंत आपको ये आ जाएगा। अब बचे दो, इन दोनों का ग्राफ बनाना जरा समझिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए इधर कासेक एक्स का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो। साइन एक्स का ग्राफ उल्टा फा। देखिए ये क्या होता है? एक्स बराबर 1, ये होता है एक्स बराबर -1 और माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। अब करना क्या है कि जो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपको बिंदु मिला ये सबसे ऊंचा है, तो यहाँ से आपको नीचे उतरना है और ऐसे जाना है। और जो सबसे नीचे है इससे ऊपर चढ़ना है और ये आना है। यानी जैसे कोई बाल मार दिया जाए तो वो नीचे ऐसे चली जाएगी, और इधर से कोई बाल ऊपर से नीचे मार दिया जाए तो वो टप्पा खा के ऐसे चली आएगी ये। और इसके बाद आप इसको मिटा दीजिए, ये मिटा दीजिए, तो ये जो ग्राफ आएगा ये आएगा किसका? कासेक इनवर्स एक्स का। अब आप बार बार इनको बना लीजिएगा, 2-3 बार बनाएंगे तो ये ग्राफ आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर मैं आपसे कहूँ डोमेन क्या होगा, तो देखो डोमेन x के इधर जा रहा है और ये माइनस एक्स के, सॉरी ये माइनस एक्स -1 है, तो -1 के इधर जा रहा है और +1 के इधर जा रहा है, यानी डोमेन होगा माइनस अनंत से -1 तक, यूनियन 1 से अनंत तक। ये देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सारा रियल नंबर है, सिर्फ ये छोड़ करके, ये बीच का भाग छोड़ दो। ये देखिए ये बीच का भाग छोड़ दो, यानी -1 + 1 के बीच का भाग छोड़ दो, बाकी सब कुछ आपका आ जाएगा। ये डोमेन हो गया। अगर रेंज की बात करूं, जगह कम है थोड़ा देखिएगा, तो देखो रेंज का मतलब ऊपर से नीचे ये -π/2 से +π/2 है, लेकिन देखो इसको टच नहीं कर रहा। ये रेखा जो है ना, ये 0 वाली, इसको टच नहीं कर रहा, यानी ये हो जाएगा -π/2 से +π/2 होगा, मगर इसमें से घटाना पड़ेगा 0, क्योंकि रेंज में 0 कहीं भी टच नहीं हो रही। ये आ गया। मैं जब अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लूँगा तो मैं ये ग्राफ आपको एक बार फिर से बता दूंगा। फिर सुनो इधर देखो, जब सेक इनवर्स का ग्राफ बनाना हो तो कास इनवर्स का बना लो, और कास इनवर्स का आपका ध्यान होगा फा था ऐसे। ये x बराबर 1 है और ये x बराबर -1 है। अब देखो ये नीचे है ना, तो इसकी बाल ऐसे ले जाओ, और ये ऊपर है तो इसकी बाल ऐसे ले जाओ, टच नहीं कराना इस रेखा में। और अब इसके बाद आप कास इनवर्स वाले को मिटा दो, तो ये ग्राफ जो होगा ये कहलाएगा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो कितना आसान है देखिए बनाना। डोमेन की बात करें इसके, तो आप डोमेन देख रहे हो कि ये 1 के उधर है और -1 के इधर है, यानी सब कुछ है, मगर ये बीच का भाग देखो डोमेन में नहीं आ रहा। ये बीच का भाग जो कुछ बिल्कुल इसमें डोमेन है वही से इसमें भी डोमेन है, यानी R में से तुम -1 से +1 के बीच का भाग हटा दो। देखिए बिल्कुल सेम चीज़ जो यहाँ वही यहाँ। रेंज को देखें तो रेंज में देखो 0 से पाई के बीच में सब कुछ आ रहा है, 0 से पाई के बीच में सब कुछ आ रहा है, मगर ये ग्राफ ना तो π/2 को इधर टच कर रहा और ना तो π/2 को इधर टच कर रहा। इसका मतलब मुझे π/2 को क्या करना होगा? हटाना होगा। तो ये देखिए पूरा ग्राफ की समरी थी जो मैंने आपको बताई है।
और अभी आप ये मत सोचें कि ये ख़त्म हो गया या इसका खेल ख़त्म हो गया। अभी तो आगे बहुत कुछ अभी आपको पढ़ाना बाकी है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भले ही सिलेबस से ग्राफ हटा दिया गया हो, लेकिन जब आप ग्राफ समझ लेते हो तो क्वेश्चन करना आपको बहुत आसान हो जाता है। तो इंटरमीडिएट का ITF आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ आपको समझना होगा। तो ये पार्ट 1 था ITF का। जब मैं अगला पार्ट शुरू करूँगा तो मैं एक बार फिर से ये ग्राफ आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा और देखिएगा कितनी आसानी से ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टी करेंगे हम, और प्रॉपर्टी के बाद हम प्रश्नावली करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।